के साथ, एक और सिंगल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, एक और सिंगल बॉन्ड बनाया एक और ऑक्सीजन के साथ, है ना। मतलब जितने टर्मिनल एटम्स है उनके साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद क्या करना है, ये मैंने एक एक सिंगल बॉन्ड बनाया और सेंट्रल एटम को चूज किया, है ना। आर यू गेटिंग मी? आर यू एबल टू हियर मी? पहले मुझे बता, एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? हाँ चलिए फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि पहले आप टीवीई निकालो। टीवीई इज इक्वल टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, है ना। तो टीवीई निकालेंगे, बता मुझे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कार्बन की बात करेंगे, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। इस ऑक्सीजन के पास 6, इसके पास 6, इसके पास 6 3 आर 18, है ना। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। और यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज जितना भी होगा उसको ऐड करना होता है ना, तो +2 करो। तो ये हमारे पास आते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स 18 + 2 + 4 = 24। तो इस कंपाउंड में हमारे पास 24 वैलेंस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। टीवी इज इक्वल 24, वेरी गुड। उसके बाद हम निकालते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जब भी निकालेंगे, इट्स इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बताइए कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 और 3 बॉन्ड्स, 2 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू 6। उसके बाद हम निकालते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे निकालते हैं? इट्स इक्वल टू टीवीई माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो टीवी यहाँ पे 24 है, -6 दैट्स इक्वल टू 18। तो मतलब हमारे इस कंपाउंड में 18 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो काम कर सकते हैं, या तो ये लोन पेयर ही रहेंगे, या ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, इजंट इट? दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, they can act in two ways, either they will remain as lone pair, पहले लोन पेयर रहने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर मौका मिला तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, है ना। बस अब यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बोनेट को हम देंगे और इसका हम ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। देखो ये जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये जो ऑक्सीजन एटम है ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए। तो ये 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मतलब इस ऑक्सीजन एटम ने 6 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के ले लिए। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 4 5 6 7 8, है ना। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 4 5 6 7 8। तो हमने 18 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 ऑक्सीजन एटम्स को दे दिए, और ये भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका भी कंप्लीट हुआ, इसका भी कंप्लीट हुआ। अब हमें चेक करना है कि क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। सेंट्रल एटम कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट, मतलब 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास आ गए? तो यू कैन सी ओवर हियर कि सेंट्रल एटम के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और इस बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। अब क्या करेंगे, इन लोन पेयर में से एक लोन पेयर क्या बनाएगा? मल्टीपल बॉन्ड। लेट अस सी ये वाला लोन पेयर आ गया, इसने मल्टीपल बॉन्ड बनाया। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। नाउ यू कैन अगेन काउंट, इज दिस स्ट्रक्चर Lewis dot स्ट्रक्चर और नॉट? नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो देखो अब कार्बन का हम देखेंगे ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब खुश हो गया। इसका देखो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट। 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 2 4 6 8 ऑक्टेट कंप्लीट, है ना। तो आई होप कि सबकी यही स्ट्रक्चर होगी। ठीक हुआ सबको? सब बच्चों ने ठीक किया था ना? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत इजी है ना। ना आज के क्लास में हम अब देखेंगे ये जो नेगेटिव चार्ज है 2 ये कहाँ पे हो सकता है। ये जो हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाई, ये जो 2 अच्छा पहले मुझे बता, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होता है? नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे होता है या टर्मिनल एटम पे होता है? नेगेटिव चार्ज कौन से एटम पे होता है? इफ देयर इज एनी नेगेटिव चार्ज, ये कहाँ पे होता है? अगर कोई, हाँ टर्मिनल एटम पे होता है, वेरी गुड। तो बट यहाँ पे हमारे पास 3 टर्मिनल एटम्स है। अब कौन से टर्मिनल एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए आप कंसेप्ट डालेंगे। इसके लिए अब सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता है बिस्मा, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो सेंट्रल एटम पे होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा
तो वो टर्मिनल एटम पे होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्मिनल एटम है, यू कैन सी ओवर हियर। ये एक ऑक्सीजन है, ये भी टर्मिनल है, और ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। हमारे पास 2 माइनस चार्ज है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब कहाँ पे है ये डिटरमाइन करना है। तो आज के क्लास की हेडिंग लगा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज और कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, ये आज का। अपना वीडियो बंद रखो ना वाहिद, अपना वीडियो बंद रखो प्लीज। हाँ, तो चलिए देखिए आज का कंसेप्ट जो है इसमें हम डिटरमाइन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। हेडिंग लगाओ कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। मतलब कल हमने जो भी स्ट्रक्चर्स देखी, फॉर एग्जांपल हमने कौन सी स्ट्रक्चर देखी, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ये स्ट्रक्चर हमने देखी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पे हमारे पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, 3। अब हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है फॉर्मल चार्ज। तो ये कौन सा कंपाउंड था, ये हमारे पास CO3 2 माइनस था। हमें देखना है ये जो 2 माइनस चार्ज है ये कहाँ कहाँ पे है। इस चार्ज को कहा जाता है फॉर्मल चार्ज। ये जो चार्ज ऊपर है ना, इसको कहा जाता है फॉर्मल चार्ज। तो इस फॉर्मल चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन एटम्स को डिजिग्नेट करेंगे, इन एटम्स को डिजिग्नेट करेंगे। आपको पता है अगर नेगेटिव चार्ज होगा दैट विल ऑलवेज बी ऑन टर्मिनल एटम, है ना। तो लेट अस से ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है, ये ऑक्सीजन नंबर 3 है, ये कार्बन है। इस पे भी देखेंगे क्या कोई चार्ज है या नहीं, है ना। तो चलिए लेट अस ट्राई टू डिटरमाइन फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम, ऑन दिस ऑक्सीजन एटम एज वेल एज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम। देखो फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफसी सिंपली इसको बोलते हैं। फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आप फॉर्मूला लिखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम पे निकालना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, उस एटम पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला हम यूज करेंगे किसके लिए, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक, वी विल कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन एटम नंबर 1 दैट्स ऑन दिस ऑक्सीजन, ऑन ऑक्सीजन 1। लेट अस से दिस इज ऑक्सीजन 1, इस पे हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। यू मे नॉट राइट इट, आप गलती से भी इसको O-1 नहीं लिखना। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा O1। ऑक्सीजन एटम 1 पे हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो बता वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस होते हैं, मतलब Ve कितना होगा 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड पेयर, सो 2 डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब 6 से 6 कट गया, 2 1 जार 2 1 जार, मतलब इस वाले ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, मतलब हम -1 चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे रख सकते हैं, है ना। क्लियर हुआ? आई होप ये बात क्लियर हुई। चलिए सेकंड ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन नंबर सेकंड पे हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज कितना हो। तो देखिए ये मेरे पास ऑक्सीजन नंबर सेकंड है, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस बताइए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 और 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बताइए बॉन्ड पेयर कितना है, एक बॉन्ड बनाया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 डिवाइड बाय दिस फार्मूला 2। सो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 1 जार, मतलब यहाँ पे भी आपका ये खत्म हो गया, -1 रह गया, है ना। तो इस वाले ऑक्सीजन पे भी क्या है, माइनस चार्ज, मतलब यहाँ पे आपको मिला -1 चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी आपको मिला नेगेटिव चार्ज, है ना। अब ऑक्सीजन थर्ड पे आते हैं, देखते हैं इस पे मत कोई चार्ज है, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन थर्ड। सो सी ऑक्सीजन थर्ड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बताइए इस ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बताइए इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 2 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बताओ मुझे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाँ वेरी गुड। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस बॉन्ड से 2, इस बॉन्ड से 2, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2। So 2 1s are 2 2s are 4. 4 plus 2 is equal to 6. So it will come out maybe 6 minus 6. So 6 minus 6 is equal to 0. मतलब इस वाले ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, इसकी चार्ज 0 है ना।
इसकी चार्ज 0 है। अब कार्बन पे आते हैं, कार्बन की भी निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन निकालते हैं। कार्बन की केस में देखेंगे फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा। तो देखो जो हमारा कार्बन है ना, कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कितने हैं, 4। उसके बाद लोन पेयर कार्बन पे कितने हैं, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई लोन पेयर है, मतलब 0। उसके बाद बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, जितने बॉन्ड्स उसका डबल करो वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है 8 डिवाइडेड बाई 2। So 8 divided by 2 is equal to 4. So this is 4 minus 4, that is 0. So ये आपका परफेक्ट स्ट्रक्चर बनता है कार्बन कार्बोनेट आयन का, है ना। सबको क्लियर हुआ कंसेप्ट कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, बताइए मुझे, सबको क्लियर हुआ कंसेप्ट कि फॉर्मल चार्ज को कैसे निकाला जाता है। हाँ, वेरी गुड साइमा, वेरी गुड रफीदा, क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू। इनहा वेरी नाइस, पीर ताहिर वेरी गुड, साइमा वेरी गुड, बाजिला वेरी गुड सराया, बहुत बढ़िया। आई होप ये सबको क्लियर हो। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास कंपाउंड है ना, अब ये जो हमारे पास कंपाउंड बन गया सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, ये कार्बोनेट आयन बन गया, इजंट इट। अब इस कार्बोनेट को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से शो करेंगे। मैं यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस को डिस्कस नहीं करूंगा, इसके लिए ऑर्गेनिक की जीओसी है जहां पे मैं इसको इन डिटेल डिस्कस करूंगा और इसके सारे क्वेश्चन लूंगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते हैं और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया O माइनस, और ये हमारा डबल बॉन्ड O बन गया, और ये हमारा ऑक्सीजन माइनस बन गया, है ना। अब एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ पे डिलोकलाइज कर सकते हैं और इस बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट रेजोनेंस का है, इसको इन डिटेल अलग ले लेंगे, बट यहाँ पे मुझे आपको एक बात बतानी है इसलिए। तो बताओ मुझे, क्या अब आप कह सकते हो कि इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन पे है, इस पे नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर में हमने देखा इस वाले ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि कार्बोनेट आयन में जो भी 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं दे आर इक्विवेलेंट, वो सेम है ना। तो इसका मतलब यही है कि कार्बोनेट आयन में जो भी हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं दे आर इक्विवेलेंट, मतलब किसी पे भी कभी भी चार्ज आ सकता है। अगर हम रेजोनेंस को लेंगे तो रेजोनेंस को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, बिकॉज इसको जनरली हम ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे, जहाँ के पे इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, वही पे ये कंसेप्ट क्लियर भी हो जाता है। बताओ क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको, हैव यू नोटेड दिस डाउन, बताइए मुझे पहले, हैव यू नोटेड दिस डाउन, क्या आपने इसको नोट किया। लेट मी नो, ये बात आपने नोट डाउन की, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो चलिए, नोटेड, वेरी गुड। चलिए, क्या आप इस कंपाउंड में NO3 माइनस, ये कंपाउंड है, इसकी आपको क्या करना है, एक तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आएगा ना, कल भी सिखाया था। उसके बाद आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज, आपको बताना है ये जो फॉर्मल चार्ज है ये किस एटम पे है। चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर तो हमने कल बनाई थी, तो स्ट्रक्चर इसकी ये आ रही थी, ये नाइट्रोजन एटम है, सेंट्रल एटम है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बनाया था, ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर था, है ना। तो आज हम इसकी फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे बता कितने लोन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड से 3 4 5 6 7 8, एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब 2 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। लेट अस से ये ऑक्सीजन एटम जो है इसको मैं मार्क करूंगा 1 ऑक्सीजन एटम, इसको मार्क करूंगा 2nd ऑक्सीजन एटम, इसको मार्क करूंगा 3rd ऑक्सीजन एटम, और ये हमारे पास नाइट्रोजन एटम है। अब कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज। पहले जो निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, पहले वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। नाउ यू नो दैट फॉर्मल चार्ज को कैसे निकालते हैं, इस वाले ऑक्सीजन पे जिसका निकालना है, इस पे देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। उसके बाद देखेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद देखेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, सॉरी, उसके बाद देखेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने बॉन्ड बनाए हैं, बेचारे ने एक ही बॉन्ड बनाया है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, यही फॉर्मूला है ना। लगता है मैंने फॉर्मूला को गलत लिखा। हाँ, यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव साइन। तो सी 6 से 6 कट जाएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ गया। आते हैं ऑक्सीजन नंबर 2 पे, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2। तो बताइए क्या होगा, इस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। उसके बाद इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। उसके बाद बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब 2 डिवाइड बाय 2। सो दिस विल आल्सो कम आउट टू बी -1, मतलब यहाँ पे भी -1 है, लेकिन आपके कंपाउंड में सिर्फ एक ही माइनस है ना, तो हमारे पास 2 माइनस आ गए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ हम निकालेंगे कहाँ पे है ना, है ना। हाँ चलिए, इसके बाद ऑक्सीजन थर्ड पे निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन थर्ड। तो देखो ऑक्सीजन थर्ड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। उसके बाद लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लोन पेयर है। उसके बाद बॉन्ड पेयर कितने हैं, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस विल कम आउट टू बी 6 -6 एंड दैट विल कम आउट टू बी 0, मतलब इस वाले ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है ना। तो मतलब यहाँ तक जो हमने स्ट्रक्चर बनाई वो ये वाली स्ट्रक्चर है, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, बट हमारे कंपाउंड में एक ही नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा। नहीं नहीं, हाइपर वैलेंट नहीं है, अभी मैं वो पढ़ाऊंगा आपको। इसका मतलब कहीं पे हमारे कंपाउंड में कितने नेगेटिव चार्ज है, एक, लेकिन जब हमने चार्ज निकाली फॉर्मल चार्ज तो कितने आ गए, 2 आ गए ना। इसका मतलब कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो एक नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। इसका मतलब कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हमें नाइट्रोजन पे भी निकालना है, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। तो कितना होगा, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई साहब, 5 होते हैं ना। उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो 0 है ना। उसके बाद बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। So 2 1s are 2, 4s are 5 minus 4 is equal to +1। तो नाइट्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, 1 + 1 माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रहता है -1 चार्ज। बताइए सबको क्लियर हुआ। इसलिए इस कंपाउंड में लिखते हैं NO3-, एक ही माइनस आएगा, वाई, बिकॉज 1 + 1 माइनस से न्यूट्रलाइज होता है ना। सबको क्लियर हुआ। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यू आर गिवन अ नाइट्रेट आयन, दिस वन आयन, एंड यू हैव टू टेल, या ही विल गिव द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देगा, तो स्ट्रक्चर ऐसे देगा, ये मानेगा वो ऑक्सीजन ए, और ये मानेगा ऑक्सीजन बी, और ये ऑक्सीजन सी है ना। तो बोलेगा इस कंपाउंड में अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर को मान के चलते हैं, द चार्ज ऑन ओ ए, ओ बी, OC and nitrogen atom are respectively, and nitrogen atom is respectively। तो आपको चार्ज बताना है। अभी आपने देखा OA पे -1 चार्ज आया, OB पे -1 चार्ज आया, OC पे 0 चार्ज आया, और नाइट्रोजन पे +1 आ गए। अब देखो +1 से -1 कैंसल, टोटल हमारे पास 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट्स व्हाई वी हैव 1 नेगेटिव चार्ज। आई होप अब ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा। बताइए मुझे, इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू पीपल? इज दिस कंसेप्ट नाउ क्लियर टू यू पीपल? कहीं पे भी आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो ना। वेरी गुड, अच्छे से हुआ, वेरी गुड नाहिदा, वेरी गुड, वेरी गुड ताहिर, वेरी गुड फाजिला, इन्हा, नाहिदा, बिस्मा, इन्हा, साइमा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया बात है ना। सीए क्लियर, अच्छा सीए का मतलब क्लियर है। चलिए रफीदा, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। यहाँ तक सबको क्लियर हो ना, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, इन पे आपको निकालना है
चार्ज ऑन फॉर्मल चार्ज ऑन डिफरेंट एटम्स, है ना। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल, जहां से क्वेश्चंस भी आए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लिखो कुछ एग्जांपल्स, लिखो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है, आई हैव कंपाउंड SO42-, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करनी है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करनी है। PO42-, फॉर्मल चार्ज कंप्लीट करनी, मतलब कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे भी आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करनी है। तो सिमिलरली एक और ट्राई करोगे आप NO3-1 को, यहाँ पे भी आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे। तो जो भी आपके पास एग्जाम्पल आएगी ना, जो भी गिवन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होगा, वहां पे आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करनी होगी, तो यहाँ से करोगे, है ना। तो लेट अस से ये कंपाउंड आएगा I3-, तो फॉर्मल चार्ज कंप्लीट करनी है। अब इस I3- को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, I एंड I2, सो दैट ये वाला एटम बनेगा सेंट्रल एटम, मतलब ये वाला एटम सेंट्रल एटम है। अभी आपको स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं देना है, बिकॉज हमने अभी कोई आगे स्ट्रक्चर वाली थ्योरी नहीं पढ़ी। तो आप एक आयोडीन को ऐसे बनाओगे, एक आयोडीन को ऐसे बनाओगे, है ना। उसके बाद आपके पास माइनस है, तो बताइए आप क्या करोगे, पहले आप इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप इसको मार्क करोगे IA, इसको मार्क करोगे IB, इसको मार्क करोगे IC। फिर फॉर्मल चार्ज निकालोगे, कहाँ पे, IA पे, IB पे, IC पे। तब जाके आपको पता चलेगा ये फॉर्मल चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है ये कहाँ पे आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे आप सॉल्व करके देना, अगर नहीं आता है तो मैं ये आपको कल सिखाऊंगा। क्या क्या दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, I3+ और I3-। These two are very important. These two are very important. इनकी आप प्रैक्टिस करना, जिसको नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा, है ना। बताइए, क्लियर है। ये कर सकोगे आप, कर सकोगे, बताइए ये कर सकोगे। कैन यू डू इट ऑन योर ओन, क्या आप ये कर सकते हो। हाँ, ट्राई करना, अगर नहीं आता है देन आई एम हियर। तो चलिए नेक्स्ट जाते हैं, एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल, हेडिंग लगा, वेरी गुड। एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल, exceptions to octet rule. This is very important for competitive exam. अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, so this becomes very important for your competitive exam. Okay, ट्राई करना, कोई बात नहीं, नहीं आएगा then I am here. तो लिखो exceptions to octet rule. नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ जो एक्सेप्शन है हमारे पास, that is species which have incomplete octet. Incomplete octet. Incomplete octet. Species which have incomplete octet. Incomplete octet molecules are incomplete octet species, isn't it? और इन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इन वाली स्पीशीज में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ठीक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इसमें आप याद रखोगे ट्राइहलाइड्स ऑफ बोरान। ट्राइहलाइड्स ऑफ बोरान मतलब, ट्राइहलाइड्स ऑफ बोरान मतलब BF3, ट्राइहलाइड्स ऑफ बोरान मतलब BCl3, BBr3, BI3। ये होते हैं हमारे ट्राइहलाइड्स ऑफ बोरान, है ना। दीज आर द ट्राइहलाइड्स ऑफ बोरान, मतलब ट्राइफ्लोराइड ऑफ बोरान, ट्राइक्लोराइड ऑफ बोरान, ट्राइब्रोमाइड ऑफ बोरान एंड ट्राइआयोडाइड ऑफ बोरान, है ना। तो देखो इनकी स्ट्रक्चर पे एक बार जाते हैं। तो ये मेरे पास बोरान है, उसके बाद यहाँ पे हमारे 3 एटम्स होंगे ना, बोरान सेंट्रल एटम है बिकॉज इट इज द स्टेन नंबर, है ना। तो यहाँ पे फ्लोरीन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे बोरान के पास सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होने कितने चाहिए, 8। मतलब इसकी जो, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, है ना। So this is electron deficient species. Why it's electron deficient species? Because central atom जो यहाँ पे है, central atom जो यहाँ पे है,
सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो डिफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज डिफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों डिफिशिएंट है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इजंट इट क्लियर है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाते हैं, थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाते हैं। ये बोरान है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरान, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। व्हाट इज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1 है ना। तो अगर मैं इन मोर जनरल इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, ये मेरे पास 1s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर मेरे पास 2p है, 2p में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो देखो आगे हम पढ़ेंगे एक थ्योरी जिसका नाम है वीबीटी थ्योरी या वेस्पर थ्योरी, जो भी थ्योरी पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे कि सिर्फ अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं। बताइए बोरान के केस में कितने अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। तो बोरान एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आगे पढ़ेंगे, मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होगा तो हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, देखो ये 2s है, ये 2p है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो यहाँ पे आ गया। देखो दिस इज 2s1, दिस इज 2px1, दिस इज 2py1, दिस इज 2pz0। मतलब एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, दैट इज 2pz ऑर्बिटल जो खाली पड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास बोरान ट्राइहलाइड्स हैं, इनके केस में हमें मिलेगा एक एम्प्टी ऑर्बिटल, है ना। तो ये वाला वो एक p एम्प्टी ऑर्बिटल है जो खाली पड़ा है बोरान हैलाइड्स में, और यही एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा। क्लियर हुई बात। बताइए अब देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड्स बन गए, 1 2 3। उसके बाद एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो ये वाला एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। अब कैसे करेगा, क्यों करेगा, वो बात की बात है, उसको अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे या थोड़ा सा जानेंगे। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। एग्जांपल क्या है, ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरान, मतलब बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइक्लोराइड, बोरान ट्राइब्रोमाइड, बोरान ट्राइआयोडाइड। अब मुझे बता, ये जो ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरान है, ये जो स्पीशीज है जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इनके पास क्या होता है, इम्पिटी, इनके पास क्या होता है, इम्पिटी 2pz वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। 2pz वैकेंट ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी और वैकेंट ऑर्बिटल। तो देखो अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा ना। अब आप मुझे बता, जो भी स्पेशी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा वो लिविस बेस कहलाएगा या लिविस एसिड कहलाएगा। बताइए, बताइए, लिविस एसिड और लिविस बेस। हाँ वेरी गुड। अब देखो एसिड बेस कंसेप्ट में हमारे पास एक वही साहब है, उसका नाम था लिविस। तो लिविस ने एक कंसेप्ट एसिड बेस का दिया, एसिड एंड बेस। सो मैं यहाँ पे बात करता हूँ लिविस एसिड और लिविस बेस की। लिविस एसिड इज a species which accepts a pair of electron, which accepts electron pair, जो क्या एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। और लिविस बेस क्या होता है, which donates electron pair, which donates electron pair, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तभी डोनेट करेगा ना। अगर अपना खुद का ऑर्बिटल एम्प्टी है तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ना। तो देखो ये मेरे पास बोरान ट्राई हैलाइड है, अब मैं हैलाइड को एक्स से यहाँ पे लिखूंगा। एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो अगर कोई स्पेशी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहलाएगा, लिविस एसिड। तो क्या कहलाएगा, लिविस एसिड। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेशी होती है, दे आर लिविस एसिड्स इन नेचर। क्लियर हुई बात। तो मैं क्या कहूंगा, ऑल ट्राइहैलाइड्स ऑफ बोरान, और ट्राइहैलाइड्स ऑफ बोरान और लिविस एसिड्स, or Lewis acids. Why? Because they can accept a pair of electrons.
they accept a pair of electrons, है ना? तो why they accept a pair of electrons? Because they have empty pz orbital, है ना? एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं ना। बताइए सबको ये बात क्लियर हुई? अब एक और क्वेश्चन आता है कि इनका एसिडिक ऑर्डर क्या बनेगा, उसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको बैक बॉन्डिंग पहले पढ़ाना है। उस कंसेप्ट के लिए आपको मुझे बैक बॉन्डिंग पहले पढ़ाना है। ये बात सबको क्लियर हुई ना? लेट मी नो ये बात सबको क्लियर हुई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या होते हैं? ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, दे डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। सेंट्रल एटम शुड हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, दे डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। बेचारे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, यू कैन कोट डाउन द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हमारे पास है BF3, एग्जाम्पल हमारे पास है AlCl3। अल्युमिनियम भी आता है ना बोरान फैमिली में, अल्युमिनियम भी बोरान फैमिली में आता है। AlCl3 एग्जाम्पल आएगा BCl3, और कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। तो आप लिख सकते हो AlH3, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13। सिंपली आप लिख सकते हो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13। हाइड्राइड्स मतलब कोई भी कंपाउंड, अगर हमारे एलिमेंट अगर हमारे पास है, लेट अस से हमारे पास एलिमेंट कोई M है, अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, उसके बाद अगर कंपाउंड MH बनाएगा, तो इसको हाइड्राइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोरान हाइड्रोजन, अगर अल्युमिनियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, AlH3, ये अल्युमिनियम का हाइड्राइड है ना? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 मैंने इसलिए जनरली लिखा। उसके बाद अदर एग्जाम्पल्स लिखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, BeCl2। अब देखो BeCl2 अगर आप देखोगे, ये Be है, ये Cl है, ये Cl है। बताइए बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये सेंट्रल एटम है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये हमारा बेरिलियम जो है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास नहीं है ना? सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, नहीं होता है, इसलिए क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब 8 से कम होते हैं, है ना? VeCl2। उसके बाद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद HgCl2, HgCl2 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? उसके बाद ये इतने एग्जांपल्स काफी हैं। बताइए मुझे ये बात क्लियर हुई है आपको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्लियर हुई। उसके बाद आएगा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, जहां पे सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई? लेट मी नो ये बात सबको क्लियर हो गई? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का मतलब है कि यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंट्रल एटम होगा। मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंट्रल एटम। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंट्रल एटम, इजंट इट? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इसमें अगर हम देखेंगे कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसमें अगर हम देखेंगे कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो सेंट्रल एटम ऑब्वियसली फास्फोरस होगा ना, बिकॉज इट इज लीस्ट इन नंबर। उसके बाद हमारे पास टर्मिनल एटम्स क्या होंगे, क्लोरीन होंगे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर एक्चुअली बनाता हूँ, बट हमने अभी ये नहीं देखा कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके लिए हम थोड़ा वेट करेंगे, है ना? ये PCl5 है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल एटम को, अगर यहाँ पे हम सेंट्रल एटम को देखेंगे, तो बताइए सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यू कैन सी ओवर हियर, इस बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। मतलब यहाँ पे फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब फास्फोरस का जो यहाँ पे ऑक्टेट होता है वो एक्सपैंड होता है, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, और इनको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहते हैं। दिस इज आल्सो एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल, इजंट इट? इसका मतलब ऑक्टेट रूल कहीं ना कहीं हमारा डेमेरिट में आ जाता है। तो दैट्स व्हाई हमारे पास क्या आएंगे, नई थ्योरीज आगे आएंगी, है ना? हाँ वेरी गुड, दैट्स व्हाई हमारे पास आएंगे नई थ्योरीज।
तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंपाउंड IF7। IF7, तो IF7 कंपाउंड को अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा आयोडीन होगा, ये सेंट्रल एटम होगा, दिस विल बी द सेंट्रल एटम। और इसके साथ हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास 7 फ्लोरीन एटम्स होंगे, है ना। दीज आर 7 फ्लोरीन एटम्स। तो बताइए जो सेंट्रल एटम है, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है? तो ये आयोडीन है। 2 4 6 8 10 12 14, मतलब आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये भी क्या है, एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल, है ना। हाँ, 8 से ज्यादा होंगे तो बनेगा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। क्या बनेगा, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। इनको हाइपरवैलेंट स्पीशीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपरवैलेंट स्पीशीज। जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेंट्रल एटम के पास, इनको हाइपरवैलेंट स्पीशीज भी कहा जाता है। क्लियर? तो बात क्लियर हुई? बताइए मुझे, बात क्लियर हुई? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंपाउंड है SF6। अगर हम SF6 को देखेंगे, देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी मैं ना जियोमेट्री की बात करूंगा, ना ही शेप की बात करूंगा। तो देखो इस बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे 2, 2 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो मतलब यहाँ पे सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है ना। दिस इज आल्सो हाइपर वैलेंट स्पीशीज। तो इन स्पीशीज को क्या कहा जाता है, जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनको कहा जाएगा हाइपरवैलेंट स्पीशीज। क्वेश्चन आ सकता है द हाइपरवैलेंट स्पीशी अमंग द फॉलोइंग इज, तो इनको कहते हैं हाइपरवैलेंट स्पीशीज। अब इस चीज को कौन एक्सप्लेन करेगा, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि ये जो हमने कंपाउंड्स बनाए ये अनस्टेबल हैं। आप ये कभी नहीं सोचता कि ये कंपाउंड्स अनस्टेबल हैं बिकॉज दे वायलेट ऑक्टेट रूल, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे पास इनकी स्टेबिलिटी या इनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बाकी थ्योरीज आएगी, जैसे VBT आएगी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आएगी, isn't it? इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लेविस ऑक्टेट रूल में कहीं ना कहीं डेमेरिट भी था। क्लियर हुई ये बात? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट सबको क्लियर हुआ? लेट मी नो कि एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट सबको क्लियर हुआ? हाँ चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये हमारा सेकंड वाला पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मतलब कौन सी ऐसी स्पीशीज होंगी जहां पे हम कहेंगे कि ये बनेगा एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। वेरी गुड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी क्या होता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको कहेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस किसी भी स्पीशी का मॉलिक्यूल के पास होगा उसको कहेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। जो भी हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगा वो लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल की बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NO कंपाउंड है। तो ये जो NO है इसमें अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, नाइट्रोजन से 7 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सॉरी नाइट्रोजन से 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है ना। तो नाइट्रोजन से 5 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन से 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 11। सो इस केस में हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है। दीज आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। जिन किसी स्पीशीज के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 9 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इन कंपाउंड्स को हम आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, वहां पे देखेंगे दीज आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना। वहां पे देखेंगे दीज आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो इसको हम कैसे बताएंगे दिस इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, कि इसके पास रेडिकल होता है। रेडिकल मतलब अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम MOT से बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जब MOT पे जाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे जाएंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से ऑर्बिटल में होता है और कहाँ पे होता है ना। तो एग्जाम्पल आप याद रखो, यहाँ पे आप फिलहाल एग्जाम्पल याद रखो। एक NO मॉलिक्यूल है, एक NO2 मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास ClO2 मॉलिक्यूल है। These are all odd electron species. These are odd electron species. ठीक। अब क्यों ऑड इलेक्ट्रॉन है? जब भी कोई हमारे पास स्पीशी ऑड इलेक्ट्रॉन होगी तो उसमें डायमेराइजेशन भी होता है।
मतलब ये जो कंपाउंड है, अगर आपने 12th की इनऑर्गेनिक किसी ने पढ़ी होगी, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़े होंगे, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशी, है ना, एंड दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशी exists in the form of N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, दिस exists in the form of N2O2, मतलब इनका डाइमराइजेशन होता है। ये बात की बात है, इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, जब इस कंसेप्ट पे आएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल याद रखना है, अगर हमारे पास कोई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशी है, दैट इज एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। क्लियर बात हुई? कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशी होगी, दैट इज एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। बताइए मुझे, क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशीज आर एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। फोर्थ लिखो, अगर हमारे पास कोई आयन ऐसा होगा जिसके पास सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा या सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, आयन्स या कैटाइन्स बोलो, कैटाइन्स, आयन्स में कौन सा कैटाइन हैविंग सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अभी सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इस बात पे ध्यान देना है। देखो हमारे पास जो नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस हमारे पास हीलियम होता है, हमारे पास नोबल गैस नियान होता है, ऑर्गान होता है, क्रिप्टान होता है, जीनान होता है, रेडान होता है। अगर हम इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे, इसका 2 है, इसका 10 है, इसका 18 एटॉमिक ऑब्वियसली होगा, और इसका 36 होगा, इसका 54 होगा। तो जिस किसी स्पेशी के वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको कहेंगे नोबल गैस। अब सीडो नोबल गैस क्या है? सीडो नोबल गैस हमें लगेगा नोबल गैस, बट आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कॉपर प्लस है, मेरे पास कॉपर प्लस है। तो देखो अगर आपको याद होगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। 29 एटॉमिक नंबर मीन्स its configuration is 1s2, 2s2, 2p6, ध्यान से इसको समझना, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब मेरे पास कौन सी स्पेशी है? कॉपर प्लस, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। कौन सा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? आउटर मोस्ट शेल का, दैट इज 4s का। मतलब अगर मेरे पास कॉपर प्लस है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो लॉस होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, 3d10। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। अब ये हमारा आउटर मोस्ट शेल रह गया, लास्ट शेल, और ये इसके अंदर की शेल है, एंड दिस इज द फर्स्ट शेल, है ना। तो आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 + 6 + 2, मतलब इट कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर कोई नोबल गैस का नंबर है? नहीं। बट आउटर मोस्ट शेल से ये थोड़ा लगता है हमें कि ये नोबल गैस जैसा दिखता है ना। तो इसी को कहते हैं सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज नोन एज सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा बट नोबल गैस में फॉल नहीं करेगा, दैट इज नोन एज सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी आयन अगर आपके पास होगा जिसका सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट इज एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। कहाँ पे ये डिस्कशन होगा? ये डिस्कशन ज्यादा होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, डी और एफ में। बताइए, ये बात क्लियर हुई? नोबल गैस किसको कहेंगे? जिसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर वैलेंस शेल में इन जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको कहेंगे सीडो नोबल गैस, बट उसका एटॉमिक नंबर इसके साथ मैच नहीं करेगा। क्लियर हुई बात? सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? बताओ मुझे, ये बात क्लियर हुई कि सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? ये तो खुद नोबल गैस नहीं है, बट आउटर मोस्ट शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किससे मिलती है? नोबल गैस से। दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई कि जो हमारे पास आयन गिवन है, जो आयन गिवन है, खुद तो वो नोबल गैस नहीं है, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर ऐसा नहीं है कि नोबल गैस में फॉल करेगा। बट उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो किससे रिजेंबल करेंगे? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से। दैट्स व्हाई हम इसको बोला करते हैं सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फजन रूल में एक बार फिर ये कंसेप्ट आएगा कि सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगेन इसको डिस्कस करना है फजन रूल। आई होप ये बात क्लियर हुई है ना।
तो उसके बाद हमारे पास यूजुअली आप लिखो फोर्थ कैटेगरी जो आती है, ये सर क्लियर, वेरी गुड। फोर्थ कैटेगरी जो आती है, फोर्थ कैटेगरी, तो चलिए मैंने कितने डिस्कस किए, 1 2 3 4, मतलब फिफ्थ कैटेगरी जो आते हैं, आप लिख सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल आयन्स, ट्रांजिशन मेटल आयन्स, ट्रांजिशन मेटल आयन्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो। ट्रांजिशन मेटल आयन्स मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास Fe2+ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास Mn2+ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइटेनियम फॉर एग्जांपल 3+ है, isn't it? So these are transition metal ions. For example, मेरे पास for example let us say cobalt 3+ है। These are transition metal ions. तो इन transition metal ions में अगर हम देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। चलिए आयरन पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं सो दैट कंसेप्ट समझ में आएगा। देखो अगर हम आयरन की बात करेंगे, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। 26 का एटॉमिक नंबर मीन्स यहाँ पे हमारा नोबल गैस आर्गन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद 3d6 4s2 ये कॉन्फ़िगरेशन बनता है ना। तो ये शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको आती होगी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखना, है ना। ट्रांजिशन मेटल्स का यूजुअली हम ऐसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं ना। तो देखो हमारे पास जो आयन है दैट्स Fe2+। Fe2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। वेरी गुड। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बेचारे लॉस होंगे ना, ये बेचारे लॉस होंगे आउटर मोस्ट शेल में। कोई भी किक मारेगा तो इनको बाहर निकालेगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो गए, तो बताइए जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, है ना। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। वैलेंस शेल में नहीं 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? वैलेंस शेल के डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 6। चलिए इसको और डिटेल में जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगर मैं आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डिटेल लिखूंगा सो इट विल बी 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, उसके बाद 3d6 4s2, है ना। मेरे पास क्या है? आयरन 2+ मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो लॉस हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए, तो मेरे पास क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, है ना। तो ये वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे? 6 + 6 + 2 मतलब 6 + 6 + 2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर ट्रांजिशन मेटल आयन जो हमारे पास होगा, जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल आयन होगा, अगर उसमें अगर उसमें 9 to 17 इलेक्ट्रॉन्स आपको आते हैं, अगर उसमें वैलेंस शेल में 9 to 17 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तब देन दैट बिकम्स एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 12 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है आयरन 2+ के, इसके वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल है 14। हाँ 6 + 6 + 2 oh sorry 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 electrons, yes. I'll correct it. I'm very sorry. This is 14 electrons. Huh? So these are 14 electrons. तो अगर 9 to 17 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन में लास्ट शेल में, देन दैट इज एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे आप शार्ट थोड़ा सा लिख सकते हो, इफ any transition metal ion, if any transition metal ion contains 9 to 17 electrons, 9 to 17 electrons in its outermost shell, in its outermost shell, then that is exception to octet rule, that is exception to octet rule। clear हुआ? that is exception to octet rule। clear हुआ? similarly you can determine in case of manganese, manganese में भी आप अब डिटरमाइन कर सकते हो ना। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, मैग्नीज के केस में डिस्कस करते हैं कि हाउ इट बिकम्स एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। We'll see in case of manganese how it becomes exception to the octet rule। ये बात आपने लिखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपने लिखी।
अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा Fe2 प्लस इज एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल, द रीजन इज कि इसका जो Fe2 प्लस जो आयन है, इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज बिटवीन 9 एंड 17, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, Mn2 प्लस को डिस्कस करते हैं। Mn2 प्लस, तो यहाँ पे पहले हमें मैग्नीज लेना है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, ये 5 है ये 2 है, 3d5 4s2। अब देखो हमारे पास जो आयन दिया गया है दैट्स Mn2 प्लस, तो Mn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे तभी तो 2 प्लस चार्ज आएगी ना। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए तो हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। उसके बाद हमारे पास आएगा 3s2 3p6 3d5, ये है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 + 2 8 8 + 5 13। सो वैलेंस शेल जो Mn2 प्लस की है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज इट लाइज इन बिटवीन 9 to 17। सो हेंस दिस इज एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट, दिस इज एक्सेप्शन टू ऑक्टेट। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जनरल कंसेप्ट लगाओ कि ट्रांजिशन मेटल आयन एक्सेप्शन ही होते हैं ऑक्टेट रूल के, ट्रांजिशन मेटल आयन आर यूजुअली एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। क्लियर हुआ? आई होप कि एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो, है ना क्लियर? मतलब जो लेविस ऑक्टेट थ्योरी है वो हमने कंप्लीट की यहाँ पे, वेरी गुड वेरी नाइस। एनाइन इज आल्सो, नहीं नहीं एनाइन की बात नहीं, एनाइन तो यूजुअली फॉलो करेंगे, एनाइन का साइज कम होता है तो वहां पे बात नहीं होती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल, आपको बताना है द एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल अमंग द फॉलोइंग इज आर, मतलब मोर देन वन आर करेक्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज आर गिवन, PCl5 इज गिवन, IF7 is given, you are given NH4 plus, you are given carbonate 2 minus, मतलब CO3 2 minus carbonate ion, you are given BCl3, you are given copper 2 plus, you are given Mn2 plus, you are given NO, you are given NO2, you are given NO2 minus and H3O plus। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ओबे करेगा ऑक्टेट रूल एंड द अदर्स विल बी एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल, है ना। तो अगर हम PCl5 की बात करेंगे, बता क्या ये ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा, क्या ये ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा? अभी हमने इसका डिस्कशन किया ना, लेट मी नो क्या ये ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा? नो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड था, वेरी गुड रफीदा, वेरी गुड साइमा, बाकी बच्चे कहाँ हैं सब बोलो, वेरी गुड फाइजला, वेरी नाइस। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, नो लिखेंगे तो रीजन भी पता होना चाहिए। रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे देखो फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा, मतलब सेंट्रल एटम जो फास्फोरस है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8 10, मीनस फास्फोरस जो सेंट्रल एटम है इट कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाइपरवैलेंट स्पीशीज है ना, ये हाइपरवैलेंट स्पीशी है, हाइपरवैलेंट स्पीशी है, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे बिग नो आएगा, ये हमारे पास रीजन है इसका, है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फर्स्ट सेवन, वेरी गुड था, वेरी गुड। चलिए डिस्कस करते हैं, साथ साथ एक मतलब हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एक है और है हमारे पास, रीजन लिखेंगे साथ साथ, कौन सा रीजन यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे कौन सा रीजन लगा कि PCl5 में एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट होता है, हाइपरवैलेंट मतलब एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट होता है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर इज एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस यू कैन से दैट दिस इज अ हाइपरवैलेंट स्पीशीज, isn't it? ये भी आ सकता है, in which of the following cases the central atom contains 10 electrons। तो there are lot number of types of questions that may be asked, isn't it? तो देखो IF7 हमारे पास है, IF7 की बात करेंगे, IF7 के केस में क्या बोलेंगे, क्या ये ओबे करेगा? नो, वाई नॉट, बिकॉज IF7 में हमने अभी देखा था इसमें आयोडीन 7 फ्लोरीन के साथ 7 बॉन्ड बनाता है, मतलब आयोडीन जो सेंट्रल एटम है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट होता है, तो यहाँ पे आएगा नो, इजंट इट?
वेरी गुड, 14 इलेक्ट्रॉन साइमा, वेरी गुड रुफीता, नो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई होप कि सबको अब ये कंसेप्ट क्लियर, सेम केस विद, हाँ सेम केस। चलिए एक और लेते हैं, BCl3। बताइए ये कौन सी टाइप ऑफ स्पीशी है? तो BCl3 को देखेंगे ना, तो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। ये BCl3 है ना, BCl3 में सेंट्रल एटम बोरान है। बताइए सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं BCl3 में? इस बॉन्ड से दो, यहाँ से दो, यहाँ से दो, मतलब जो सेंट्रल एटम है उसपे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होती है दैट डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, तो यहाँ पे भी नो आएगा। रीजन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के केस में आएगा, है ना। तो अब हमारे पास आते हैं ये दो आयन कॉपर, अब हमारे पास आते हैं ये दो आयन कॉपर 2+ एंड मैग्नीज 2+। अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास कॉपर 2+ है या मैग्नीज 2+ है, तो इनके केस में क्या होना चाहिए? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बिटवीन 9 एंड 17। तो इनके केस में ऐसा होता है ना। एक्सेप्शंस, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, हाँ चलिए लिखने में होता है, कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कॉपर 2+, मैग्नीज 2+। हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज डिस्कशन क्या है, कॉपर 2+ एंड मैग्नीज 2+, दे डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, मतलब दे आर एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल, मतलब दे डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। व्हाई दे डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल? बिकॉज इनके केस में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंडीशन ट्रांजिशन मेटल आयंस की है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट लाई बिटवीन 9 to 17, isn't it? That's why they do not follow। या हम कहेंगे कि यहाँ पे कॉपर 2+ और मैग्नीज 2+ में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है दे आर बिटवीन 9 एंड 17। अगर कॉपर प्लस ही देगा या अगर Zn2+ देगा, तो रीजन क्या होगा? रीजन होगा सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल में नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, बट ओवरऑल इनका एटॉमिक नंबर नोबल गैस से नहीं मिलेगा, है ना। तो चलिए उसके बाद हमें दिया गया है NO, क्या दिया गया है? NO एंड NO2। NO और NO2, बताइए इन दोनों का क्या हाल होगा? NO और NO2, कैन दीज ओबे ऑक्टेट रूल? क्या ये लेविस ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं? सो द आंसर इज वेरी गुड, आंसर इज बिग नो, बहुत बढ़िया। रीजन बताओ मुझे, व्हाई दे डू नॉट ओबे, व्हाई दे डू नॉट ओबे? सो आंसर इज नो। तो रीजन अगर लिखेंगे, रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? ये दोनों स्पीशीज जो है ये हमने डिस्कस किया है कि दीज आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब हर एक चीज का आपको रीजन साथ साथ होना चाहिए, रीजन पता होना है। रीजन पता होगा ना, तो आपको बार बार दोहराने की, चीजों को दोहराने की जरूरत नहीं है, तो खुद से याद होता है। once you know the mechanism behind that, once you know the reason behind the concept, तो आपको चीजों को मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद हमारे आते हैं वो वाली स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज? अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन, इनको हमने डिस्कस किया है। ये सारी स्पीशीज, इसको येस आएगा, यहाँ पे येस आएगा, यहाँ पे येस आएगा। दीज ओबे ऑक्टेट रूल बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड देम, इजंट इट? अब क्यों करते हैं ऑक्टेट रूल ओबे? हमने ये बात डिस्कस की है। बताइए सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? लेट मी नो, सबको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज के बाद ऑक्टेट रूल